महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की सरगर्मी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है और जैसे जैसे वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है, सियासी शतरंज की चालें और तेज होती जा रही है। एक तरफ महायुति गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर आखिरी मंथन चल रहा है, तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुनावी मैदान में सीधी एंट्री मार दी है। ठाणे और कल्याण डोंबिवली में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच लगभग सहमति बन चुकी है, लेकिन 227 सीटों वाली मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी अब भी महायुति के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, किस वार्ड पर किसका दावा होगा और क्या गठबंधन बिना टूटे आखिरी लाइन तक पहुंच पाएगा, इन सवालों पर आज की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। इसी बीच एआईएमआईएम की रणनीतिक चाल ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। मानखुर्द, शिवाजी नगर से लेकर अहमदनगर, लातूर और परभनी तक उम्मीदवारों की घोषणा ने साफ कर दिया है कि 2026 के निकाय चुनाव में त्रिकोणीय और कहीं कहीं बहुकोणीय मुकाबला तय है। तो क्या बीएमसी में महायुति की गांठ सुलझेगी और क्या एआईएमआईएम बिगाड़ेगी बड़े दलों का गणित? इन्हीं सवालों के साथ देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, बता दें कि महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, सियासी गलियारों में हलचल और तेज होती जा रही है। एक तरफ महायुति गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर आखिरी जोड़ घटाव चल रहा है, तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुनावी मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। यानी 2026 का बीएमसी चुनाव अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि पूरी तरह राजनीतिक रणभूमि बन चुका है। बता दें कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच नगर निगम चुनाव को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। देर रात तक चली बातचीत में ठाणे और कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक ठाणे में शिवसेना को बड़ी पार्टी की भूमिका देने पर बीजेपी राजी होती दिख रही है। स्थानीय समीकरण, जातीय गणित और संगठनात्मक ताकत, तीनों पर मंथन पूरा हो चुका है। आज यानी 27 दिसंबर को होने वाली आखिरी बैठक में इस सहमति को औपचारिक रूप दिए जाने की संभावना है। संकेत साफ है कि ठाणे और कल्याण डोंबिवली में महायुति बिना किसी बड़े विवाद के एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेगी। ऐसे में 227 सीटों वाली बृहन्मुंबई महानगर पालिका, जहां हर वार्ड सत्ता की चाबी माना जाता है, यहीं पर महायुति की एकता सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रही है। शिवसेना 95 से 100 सीटों की मांग कर रही है, जबकि बीजेपी 85 सीटों से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं दिख रही है। अब तक की बातचीत में 87 सीटों पर शिवसेना को मनाने का फॉर्मूला सामने आया है। इस प्रस्ताव के तहत बीजेपी 140 और शिवसेना 87 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन शिवसेना का आरोप है कि बीजेपी उन वार्डों पर भी दावा ठोक रही है जहां शिवसेना के मौजूदा पार्षद है। यही वजह है कि बीएमसी सीट शेयरिंग का मामला अब भी अटका हुआ है और गठबंधन के भीतर तनाव खुलकर सामने आ गया है। दर्शकों, जानकारी दे कि मुंबई के बांद्रा स्थित रंग शारदा में महायुति के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई गई। यहीं पर तय होगा कि बीएमसी में समझौता होगा या खींचतान और बढ़ेगी। सूत्रों का कहना है कि आज देर शाम या कल तक सीट बंटवारे का आधिकारिक ऐलान हो सकता है। इसके बाद सोमवार से बीजेपी और शिवसेना अपने अपने उम्मीदवारों को एबी फॉर्म बांटना शुरू कर देगी। यानी तस्वीर अब धुंधली नहीं बल्कि लगभग साफ हो चुकी है। बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव को लेकर एआईएमआईएम ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव को लेकर एआईएमआईएम ने अपनी पहली सूची जारी कर दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के निर्देश पर घोषित इस लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। ये सभी उम्मीदवार मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग वार्डों से मैदान में उतारे गए हैं। ऐसे में दर्शकों, एआईएमआईएम ने संदेश साफ दिया है कि पार्टी सामाजिक संतुलन और जमीनी पकड़ के साथ चुनाव में उतर रही है। बता दें कि बीएमसी ही नहीं, राज्य भर में एआईएमआईएम की तैयारी जोरों पर है। अहमदनगर, लातूर और परभनी जैसे जिलों में भी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए।
इससे साफ है कि AIMIM महाराष्ट्र के निकाय चुनाव को हल्के में लेने के मूड में नहीं है और वह राज्य स्तर पर अपनी राजनीतिक मौजूदगी मजबूत करना चाहती है। ऐसे में दर्शकों, अब नजर चुनावी कैलेंडर पर डाले तो नामांकन की प्रक्रिया 23 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025 तक चलेगी। 31 दिसंबर को स्क्रूटनी होगी, 2 जनवरी को नाम वापसी, 3 जनवरी को चुनाव चिन्ह और अंतिम सूची जारी होगी। 15 जनवरी 2026 को मतदान होगा और 16 जनवरी को नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में दर्शकों, एक तरफ महायुति के भीतर सत्ता का गणित सुलझाने की कोशिश, दूसरी तरफ AIMIM जैसी पार्टियों की आक्रामक एंट्री। BMC चुनाव 2026 अब सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सियासत की दिशा तय करने वाला महासंग्राम बन चुका है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। मुंबई की सियासत इस वक्त उफान पर है। BMC चुनाव 2026 जैसे जैसे करीब आ रहा है, महाराष्ट्र की राजनीति में बयान नहीं बारूद फट रहा है। सेना भवन से उद्धव ठाकरे ने ऐसा सियासी ऐलान किया है जिसने बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक की बेचैनी बढ़ा दी है। उद्धव ठाकरे का सीधा आरोप, बीजेपी ने हमें इस्तेमाल किया, कांग्रेस के साथ भी अनुभव कड़वा रहा और इसी के साथ मराठी अस्मिता के नाम पर MNS के साथ गठबंधन को उन्होंने बताया भावनात्मक और ऐतिहासिक लड़ाई। तो उधर दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने स्थापना दिवस पर ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसने BMC का पूरा चुनावी गणित बदल दिया है। कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी अब साथ है। 227 वार्ड वाली BMC में 62 सीटों पर वंचित चुनाव लड़ेगी और यह गठबंधन सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं तक जाएगा। यानी एक तरफ ठाकरे बनाम बीजेपी की सीधी लड़ाई, दूसरी तरफ कांग्रेस वंचित का नया सामाजिक समीकरण और इस बीच मराठी अस्मिता, वफादारी, टिकट, दल बदल और सत्ता की जंग। सवाल बड़ा है, क्या उद्धव ठाकरे शिवसेना को फिर से खड़ा कर पाएंगे? क्या नया गठबंधन बीजेपी शिंदे गुट के लिए खतरा बनेगा और क्या BMC चुनाव महाराष्ट्र की सियासत की दिशा बदल देगा? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, बता दें कि मुंबई की सियासत में इन दिनों शांति नहीं, सियासी तूफान है। बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव 2026 जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे महाराष्ट्र की राजनीति में पुराने रिश्ते टूट रहे हैं, नए गठबंधन जन्म ले रहा है और सियासी बयानों की धार और तेज होती जा रही है। एक तरफ शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे खुलकर बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी ने ऐसा गठबंधन कर लिया है जिसने चुनावी गणित को पूरी तरह बदल दिया है। बता दें कि सेना भवन से उद्धव ठाकरे का संदेश साफ था, अब लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, पहचान और वफादारी की है। शिव सैनिकों की बैठक में उन्होंने दो टूक कहा है कि बीजेपी ने सालों तक शिवसेना का गलत इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस के साथ भी अपने पुराने अनुभव को कड़वे शब्दों में याद किया। उद्धव ठाकरे का कहना था कि इतने वर्षों बाद उन्होंने मराठी अस्मिता और महाराष्ट्र की सुरक्षा के लिए मनसे के साथ हाथ मिलाया है और यह फैसला भावनात्मक भी है और राजनीतिक भी। तो वही इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने पार्टी के भीतर बढ़ती बेचैनी को भी सीधे सीधे संबोधित किया। टिकट को लेकर असंतोष, दल बदल की आशंकाएं और सत्ता के लालच पर उन्होंने शिव सैनिकों को चेताया। उन्होंने कहा है कि जब धनुष्यबाण छीन गया तब मशाल कैसे मिली, यह सोचने की बात है। उनका इशारा साफ था कि संघर्ष में ही पहचान बनती है। उन्होंने शिव सैनिकों से अपील की कि कोई भी पार्टी छोड़कर न जाए क्योंकि यह वक्त व्यक्तिगत फायदे का नहीं बल्कि सामूहिक भविष्य का है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे का सबसे बड़ा तीखा हमला देखने को मिला जब उन्होंने बीजेपी पर शिवसेना को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि अगर मुंबई में शिवसेना कमजोर होती है तो यह महाराष्ट्र को निगलने की तैयारी है। उन्होंने साफ कहा है कि महाराष्ट्र की सुरक्षा सिर्फ शिवसेना कर सकती है। यहाँ तक कि खुद को विलेन कहे जाने पर भी वे पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे, लेकिन वफादारी बेचने को उन्होंने सबसे बड़ा अपराध बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को 16 जनवरी की तारीख याद दिलाई और कहा कि असली जश्न उस दिन दिखना चाहिए जब नतीजे आए। उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट कर दिया है कि उम्मीदवारों की सूची उनका आदेश होगी और टिकट न मिलने पर पार्टी छोड़ना गद्दारी मानी जाएगी।
उनका यह बयान सीधे सीधे उन नेताओं के लिए था जो टिकट कटते ही दूसरी पार्टी का रुख कर लेते हैं। ऐसे में दोस्तों अब जरा सियासत के दूसरे मोर्चे पर नजर डालते हैं। कांग्रेस ने अपने स्थापना दिवस पर ऐसा दांव चला जिसने बीएमसी चुनाव की तस्वीर ही बदल दी। कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी ने बीएमसी चुनाव में गठबंधन का ऐलान कर दिया है। कुल 227 वार्डों में से वंचित बहुजन आघाड़ी 62 वार्डों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी सीटों पर कांग्रेस अपनी ताकत झोंकेगी। लेकिन यह गठबंधन सिर्फ बीएमसी तक सीमित नहीं रहेगा। जानकारी के मुताबिक यह समझौता महाराष्ट्र की सभी 29 महानगर पालिकाओं में लागू होगा। यानी आने वाले नगर निगम चुनाव में कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी एक साथ मैदान में उतरेगी। यह पहला मौका होगा जब दोनों दल इतने बड़े स्तर पर गठबंधन कर रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने इस गठबंधन को नैसर्गिक करार दिया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी दोनों संविधानवादी ताकतें हैं और यह लड़ाई सीटों की नहीं, विचारधारा की है। उन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर और पंडित नेहरू का जिक्र करते हुए कहा है कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन उद्देश्य एक ही है, संविधान की रक्षा। तो वही वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से डॉक्टर धैर्यवान पुणकर ने कहा है कि अगर यह गठबंधन 2014 से हो गया होता तो देश की राजनीति की तस्वीर अलग होती। उन्होंने इसे देर आए दुरुस्त आए का उदाहरण बताया और यह साफ किया है कि मुंबई में 62 सीटों पर उनकी पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। ऐसे में दर्शकों अब सवाल बड़ा है, बीएमसी चुनाव में असली मुकाबला किन के बीच होगा। एक तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मराठी अस्मिता वाली जोड़ी, दूसरी तरफ बीजेपी और शिंदे गुट की संगठनात्मक ताकत और तीसरे मोर्चे पर कांग्रेस वंचित बहुजन आघाड़ी का नया समीकरण। गठबंधन टिकेंगे या टूटेंगे, वफादारी कायम रहेगी या दल बदल होगा, इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे। फिलहाल इतना तय है कि बीएमसी चुनाव 2026 सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं रहेगा, बल्कि यह महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाली सबसे बड़ी सियासी लड़ाई बनने जा रहा है। तो दर्शकों फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। मुंबई की सियासत इस वक्त उबाल पर है और वजह है बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव 2026। बीएमसी जिसे सत्ता की सेमीफाइनल लड़ाई कहा जाता है, वहां अब गठबंधन समझौते और चौंकाने वाले ऐलान लगातार सामने आ रहे हैं। महायुति ने मुंबई में अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी सहमति बन चुकी है। 227 में से 207 वार्डों का फॉर्मूला लगभग फाइनल हो गया। बीजेपी 128 सीटों पर और शिंदे गुट 79 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। बाकी 20 सीटें अब सीधे टॉप लीडरशिप के फैसले पर टिकी है। ऐसे में दर्शकों कहानी सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है। मुंबई के बाहर पिंपरी चिंचवड़ से एक और बड़ा सियासी संकेत सामने आ गया है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। चाचा भतीजे यानी एनसीपी के दोनों गुट एक बार फिर साथ चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं। किसान पहचान, विकास की राजनीति और जमीनी मजबूरियों का हवाला देकर अजित पवार ने साफ कर दिया है कि नगर निगम चुनाव में गठबंधन के लिए समीकरण बन रहे हैं। ऐसे में दर्शकों तो सवाल बड़ा है, क्या नगर निगम चुनाव 2026 महाराष्ट्र की सियासत की दिशा बदल देंगे? क्या महायुति की एकजुटता विपक्ष के लिए चुनौती बनेगी और क्या चाचा भतीजे की नजदीकी नई राजनीति का संकेत है? जवाब ढूंढेंगे इस हमारे खास रिपोर्ट में। दर्शकों बता दें कि मुंबई से लेकर पिंपरी चिंचवड़ तक महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त बड़े मोड़ पर खड़ी है। बृहन्मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी चुनाव 2026 को लेकर महायुति ने अपनी रणनीति लगभग फाइनल कर ली और इसके साथ ही यह साफ हो गया है कि सत्ता की यह लड़ाई सिर्फ नगर निगम की नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की राजनीतिक दिशा तय करने वाली सेमीफाइनल मानी जा रही है। ऐसे में दर्शकों बीजेपी और शिंदे गुट के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी सहमति बन चुकी है। कुल 227 वार्डों में से 207 वार्डों का बंटवारा तय कर लिया गया है। समझौते के तहत बीजेपी 128 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना शिंदे गुट 79 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा। शेष 20 वार्ड ऐसे हैं जिस पर अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। यानी यह समझौता महायुति के लिए इसलिए अहम है क्योंकि मुंबई में वोटों का बिखराव रोकना सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा था। बीएमसी पर लंबे समय तक शिवसेना का वर्चस्व रहा है
और अब ठाकरे बनाम शिंदे की सीधी टक्कर के बीच बीजेपी एक मजबूत साझेदार के तौर पर मैदान में उतरने जा रही है। तो वही दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने साफ कहा है कि बीजेपी, शिवसेना और महायुति की एक अहम बैठक हो चुकी है। इस बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जॉइंट रैली, चुनाव प्रचार की दिशा और जमीनी समन्वय पर चर्चा हुई। सीट शेयरिंग पर बनी सहमति को उन्होंने रणनीतिक रूप से मजबूत फैसला बताया। साटम के मुताबिक बाकी 20 वार्डों पर जल्द ही वरिष्ठ नेताओं के बीच चर्चा के बाद फैसला होगा। ऐसे में शिवसेना शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले ने भी इस समझौते की पुष्टि करते हुए कहा है कि बीजेपी 128 और शिवसेना 79 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने संकेत दिए हैं कि जिन सीटों पर फैसला बाकी है वह स्थानीय समीकरण, गठबंधन की ताकत और जीत की संभावना को ध्यान में रखा जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यही 20 वार्ड असली पावर सीट्स होंगी, जहां मोलभाव और रणनीति दोनों निर्णायक साबित होंगी। तो वही दर्शकों, अब नजर डालते हैं मुंबई से बाहर की तस्वीर पर, जहां पिंपरी चिंचवड नगर निगम को लेकर डिप्टी सीएम अजित पवार का बड़ा बयान महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल पैदा कर रहा है। अजित पवार ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी एनसीपी यानी घड़ी गुट इस नगर निगम चुनाव में शरद पवार की पार्टी तुतारी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। अजित पवार का यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि यह चाचा भतीजे के रिश्तों में सियासी नरमी का संकेत देता है। उन्होंने कहा है कि कोई समस्या नहीं है। पिंपरी चिंचवड में आमतौर पर एनसीपी, घड़ी और तुतारी एक साथ चुनाव का सामना करते हैं। ऐसे में दर्शकों, तो आखिर क्यों साथ आ रहे हैं चाचा भतीजे, ये भी जानते हैं। ऐसे में इस पर अजित पवार ने एक भावनात्मक और राजनीतिक दोनों तरह की वजह गिनाई। उन्होंने कहा है कि हम में से बहुत लोग किसान हैं, किसान ही हमारी असली पहचान है। महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए कभी कभी कुछ बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। उनके इस बयान को राजनीतिक मजबूरी और जमीनी हकीकत दोनों से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में दर्शकों, अजित पवार ने बड़ा संकेत देते हुए कहा है कि 2 दिन में सब साफ हो जाएगा। सीटों के बंटवारे को लेकर भी उन्होंने कहा है कि सभी नेता बैठ चुके हैं, चर्चा हो चुकी है और कुछ बदलाव के साथ बंटवारा लगभग तय है। उन्होंने कहा है कि 2 दिनों में तस्वीर सामने आएगी। साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि लोग किसी भी झूठे वादे, दबाव या दादागिरी में न आए। ऐसे में दर्शकों, अब बड़ा सवाल यही है कि महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में जा रही है। एक तरफ मुंबई में बीजेपी शिंदे गुट पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रहा है, दूसरी तरफ पिंपरी चिंचवड में एनसीपी के दोनों गुट साथ आने के संकेत दे रहे हैं। यह साफ है कि नगर निगम चुनाव अब सिर्फ स्थानीय प्रशासन की लड़ाई नहीं रहे, बल्कि 2029 की सियासत का ट्रेलर बन चुके हैं। बीएमसी हो या पिंपरी चिंचवड, हर सीट, हर वार्ड और हर गठबंधन आने वाले विधानसभा और लोकसभा समीकरणों की बुनियाद रखने वाला है। अब सबकी निगाहें अगले 2 दिनों पर टिकी है, जब सीटों का पूरा खाका सामने आएगा और महाराष्ट्र की सियासत की अगली चाल साफ नजर आएगी। ऐसे में दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां आंकड़े भी बोल रहे हैं और सियासत भी करवट ले रही है। एक तरफ चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया ने यूपी की वोटर लिस्ट की तस्वीर ही बदल दी है, तो दूसरी तरफ इसी बदलाव ने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। आयोग के मुताबिक अब तक 2,79,00,000 नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं और साफ कर दिया गया है कि 31 तारीख को इसका फाइनल ड्राफ्ट आएगा। अब न समय बढ़ेगा न राहत मिलेगी। ऐसे में इन आंकड़ों ने विपक्ष को हमला बोलने का बड़ा मौका दे दिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पूरी प्रक्रिया को सीधे बीजेपी की सियासी गणित से जोड़ते हुए दावा किया है कि इससे सत्ताधारी दल को हर सीट पर औसतन 61,000 वोटों का नुकसान हो सकता है। सवाल उठ रहे हैं, क्या ये सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया है या आने वाले चुनाव की जमीन पहले ही तैयार की जा चुकी है। और इसी बड़े राजनीतिक बैकड्रॉप में मऊ की घोसी विधानसभा सीट एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। उपचुनाव की तारीख भले ही तय न हो, लेकिन सपा ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। सहानुभूति, विरासत और सत्ता की प्रतिष्ठा सब कुछ दांव पर है। तो क्या SIR से शुरू हुई कहानी घोसी के मैदान में सत्ता का संकेत देगी?
यूपी की सियासत में आज हर जवाब एक नए सवाल को जन्म दे रहा है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त दो अलग अलग घटनाओं के बीच एक ही दूरी पर घूमती दिख रही है। एक तरफ चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया और दूसरी तरफ मऊ के घोसी विधानसभा उपचुनाव की आहट। देखने में ये दो अलग खबरें हैं, लेकिन राजनीतिक जमीन पर दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़ चुकी है। बता दें कि चुनाव आयोग से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया के तहत अब तक 2,79,00,000 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं। आयोग ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इस प्रक्रिया की समय सीमा में अब कोई ढील नहीं दी जाएगी और 31 तारीख को इसका फाइनल ड्राफ्ट जारी होगा। यानी अब जो छूटा वो छूटा। बता दें कि आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। सबसे ज्यादा नाम लखनऊ और गाजियाबाद से काटे गए हैं, जो कुल कटे मतदाताओं का करीब 30% हिस्सा है। वहीं पिछले 14 दिनों में एसआईआर के तहत सिर्फ 2 लाख नए नाम ही जोड़े जा सके हैं। सियासी गलियारों में इसी प्रक्रिया की सख्ती से ज़्यादा इसके राजनीतिक असर के चश्मे से देखा जा रहा है और यही से एंट्री होती है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की। अखिलेश ने इस पूरे मुद्दे को सीधे सत्ता के राजनीतिक गणित से जोड़ दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि यूपी बीजेपी में जो अंदरूनी घमासान दिख रहा है उसकी असली वजह एसआईआर प्रक्रिया है। अखिलेश के मुताबिक खुद मुख्यमंत्री के बयान के आधार पर अगर मान लिया जाए कि कटे वोटरों में से 85 से 90% बीजेपी के वोटर थे तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। दर्शकों, जानकारी दे कि अखिलेश ने बाकायदा कैलकुलेटर निकालते हुए लिखा है अगर 2.79 करोड़ का 85% भी माना जाए तो ये संख्या करीब 2,45,00,000 बैठती है और अगर इसे यूपी की 403 विधानसभा सीटों में बराबर बांट दिए जाए तो औसतन हर सीट पर करीब 61,000 वोट कम हो जाते हैं। अखिलेश ने सीधा तंज कसते हुए कहा है कि ऐसे में बीजेपी हर सीट पर आनुपातिक रूप से 61,000 वोट कम पाएगी और सवाल उठाया कि ऐसी स्थिति में बीजेपी सरकार क्या बनाएगी, दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। तो वही दर्शकों, अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी विधायकों की हालिया बैठकों को खासकर ब्राह्मण विधायकों की बैठकों पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि पार्टी के भीतर असंतोष अब खुलकर सामने आ चुका है। आरोप प्रत्यारोप, नोटिस, अलग अलग बैठकें। अखिलेश के मुताबिक ये विधायक इसलिए बेचैन हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सरकार, संगठन और सहयोगी दल कोई भी उनकी सुन नहीं रहा है और अब जब चुनाव से पहले कामकाज के आधार पर सर्वे होंगे तो यही विधायक फेल साबित होंगे। दर्शकों, अखिलेश ने इस पूरी तस्वीर को भाजपाई एसआईआर बताते हुए दावा किया है कि बीजेपी ने खुद अपने लिए गड्ढा खोदा है और अब उसी में गिरती नजर आ रही है। उन्होंने पीडीए की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा है कि आने वाला दौर बीजेपी के पीड़ा राज का अंत करेगा। इसी बड़े राजनीतिक बैकड्रॉप के बीच मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट एक बार फिर सुर्खियों में है। सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद यह सीट रिक्त हुई है। भले ही चुनाव आयोग ने अभी उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं की हो, लेकिन सपा ने सियासी चाल चलते हुए दिवंगत विधायक के बेटे सुजीत सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले होने वाला यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का मूड बताने वाला मुकाबला माना जा रहा है। सपा या सहानुभूति कार्ड के साथ उतर चुकी है। याद दिला दे कि 2022 में इसी सीट पर सपा के दारा सिंह चौहान ने बीजेपी उम्मीदवार को हराया था और 2023 के उपचुनाव में सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को 42,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। अब निगाहें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की रणनीति पर है। बीजेपी नए चेहरे के साथ उतरेगी या पुराने दावेदार को फिर मैदान में उतारेगी, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। सुबह प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी इस सीट को लेकर बीजेपी नेतृत्व से बातचीत की बात कह रहे हैं। कांग्रेस और बसपा भले मुख्य मुकाबले में नहीं हो, लेकिन वोट कटवाने की भूमिका अहम हो सकती है। घोसी में भावनाओं का भी बड़ा खेल है। 4 बार विधायक रह चुके सुधाकर सिंह का लंबा राजनीतिक सफर और उनका निधन इस चुनाव को भावनात्मक रंग दे रहा है। सुजीत सिंह खुद कह रहे हैं कि पिता के बाद घोसी की जनता ही उनका सबसे बड़ा सहारा है।
कुल मिलाकर एक तरफ SIR के जरिए बदली हुई वोटर लिस्ट, दूसरी तरफ घोसी का सियासी आंकड़ा, यूपी की राजनीति में ये दोनों घटनाएं मिलकर आने वाले चुनावी नैरेटिव की पटकथा लिखती दिख रही है। सवाल सिर्फ यही है, क्या ये पटकथा सत्ता परिवर्तन की कहानी बनेगी या फिर सत्ता इसे अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब होगी। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।